जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे। एमपीपीएससी मेंस के अंदर जो पार्ट बी है ज्योग्राफी, उसके अंदर जो यूनिट 5th दे रखी, उसके अंदर क्या दे रखा है हमें, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के पहला लेक्चर हमने मालवा का पठार पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत का पठार। तो जैसे मैंने कल बताया था, एक बार उसी प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ये मध्य भारत का पठार है। तो सबसे पहले हमें मैप में देखना है। मैंने कल आपको मैप बना के दिखाया था। तो जो मध्य प्रदेश का मैप है, उस मैप में आपको सबसे पहले ये पता करना है कि मध्य भारत का पठार कहाँ पे। उसी को देखते देखते हम क्या बनाएंगे, इसके सारे पॉइंट। तो देखो, मध्य भारत, पहले हम मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं। ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है दोस्तों, आप प्रयास कीजिए बार बार ऐसे बनाने का। जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने हमसे। अब जैसे प्रयास करोगे, जैसा बनाओगे ऐसा बन जाए। बस एक सांकेतिक मैप है, जरूरी नहीं किसी प्रकार से मैप हो, पर हाँ दिखे कि हम मध्य प्रदेश का ही मैप बना रहे हैं हम। देखो, मैं भी आपके सामने ही बना रहा हूँ। अब बार बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है। अब जो मध्य भारत का पठार है, मैंने आपको कल बताया था कि जो मध्य भारत का पठार है वो कहाँ पर है। हम पेन का साइज सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी जो मध्य भारत का पठार है, मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे है। इधर साइड में क्या रह गया था, बुंदेलखंड का पठार, और ये क्या था, मध्य भारत का पठार। तो ये मध्य भारत का पठार ऐसा है यहाँ से। तो ऐसे लेके यहाँ से, ये अब अच्छे से देखना है इसको। जब भी आप बनाओ तो ये गलती मत करना। ये बस ये नीमच वाला क्षेत्र है ना, ये भी मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत का पठार होगा, किंतु ये इधर वाला क्षेत्र क्या है, राजस्थान है यहाँ पे। तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें, इसलिए मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आएगा उसका, ये मध्य प्रदेश वाला। देख पा रहे हो आप, बहुत आसान है समझना। अगर आप मैप के माध्यम से समझोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये मध्य भारत का पठार है, और ये इधर क्या बताया था मैंने, बुंदेलखंड का पठार, और इसके नीचे क्या बताया था मैंने, मालवा का पठार। अब देखो, ये मध्य भारत के पठार को हमने मैप में दिखा दिया। तो देखो, हम पॉइंट बनाएंगे। हम, मैंने बताया था सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्थिति। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, स्थिति। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, स्थिति, या अवस्थिति भी लिख सकते हैं हम, जो आपको अच्छा लगे। स्थिति, तो स्थिति बताएंगे हम। अब मैं जैसे आपसे पूछूं मध्य भारत का पठार कहाँ पर है, तो देखो, एक तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है कि नहीं है। तो यह तो मैं ऐसा बोल दूँ कि मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, देखो ये तो बुंदेलखंड का पठार है, तो बुंदेलखंड के पठार के किधर, किस भाग में, पश्चिमी भाग में, और मालवा के पठार के किस में, उत्तरी भाग में। ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। देखो, बताने का तरीका मेरा ऐसा भी हो सकता है, तो बता सकता हूँ कि नहीं बता। तो जब हमें मैप पता होगा कि मध्य भारत का पठार कहाँ पर है, तभी तो मैं ये चीज़ें बता पाऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा हो गया स्थिति, तो कहाँ पर है लिख पाओगे पहली स्थिति। फिर इसकी लिखेंगे अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें। अक्षांशी विस्तार सभी का याद करें, क्योंकि ज़्यादा हमें डाटा याद नहीं रखना है। विस्तार, ये सिर्फ पॉइंट है, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात। ये अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार के साथ ये नीचे सबसे कौन सा अक्षांशी निकल रहा है, ऊपरी इसका अक्षांश कौन सा है, इधर कौन सा देशांतर है, किसके बीच में ये, तो अक्षांशी विस्तार लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट मैंने क्या बताया था, हम इसका क्या बताएंगे, क्षेत्रफल। अगर मुझे अक्षांशी विस्तार पता चल गया तो मैं इसका क्षेत्रफल बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना है। मैपिंग के माध्यम से हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, क्षेत्रफल बता दिया। अब और मैं क्या देख देख के बता सकता हूँ, मैंने ये बता दिया कि कहाँ पर है, मैंने ये बता दिया कितने अक्षांश के बीच में है, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। जैसे इधर आएगा कौन सा आएगा, भिंड, यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, 4-5 क्षेत्रों के नाम याद करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब संबंधित जिले।
संबंधित जिले। और प्रमुख जिले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रमुख जिले। प्रमुख क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिले तो बहुत सारे आएंगे, जो मेन है वो लिख रहे हैं हम। सारे लिख सकते हैं हम क्या, नहीं लिख सकते, हमें एक लाइन में आंसर लिखना है हमारा। तो हमें क्या लिखेंगे, संबंधित जिले। तो संबंधित जिले में क्या आ जाएगा, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर आदि। क्षेत्रफल में भी क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में भी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे, तो मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे, 10.63। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो अब देखो हमने ऊपर ऊपर की सारी चीज़ बता दी इसकी कि क्या क्या। अब इसके अंदर बात करेंगे हम, जिसके अंदर क्या आएगा, निर्माण, कि किस चीज़ से बना है, निर्माण किन चट्टानों से बना है, ये याद रखना है। मैं आपको एक और बात, अभी थोड़ी देर बाद ये सारे पॉइंट मिटा के एक कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा मैं, जिससे हम सारे जितने भी मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ रहा है उसके शाब्दिक निर्माण किससे हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है, ये मिटा के मैं यहाँ पे पूरा बता दूंगा आपको। फिर बताएंगे हम निर्माण। अब देखो निर्माण की बात हो गई, तो देखो इस सतह की बात हो गई, मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार के अंदर की बात हुई, अंदर क्या है, अब ऊपर की भी बात करेंगे, इसके वायुमंडल की भी बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम जलवायु। क्या कहते हैं हम उसको, जलवायु। कि मालवा के मध्य भारत के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो जलवायु हमें बताना है। अब देखो मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है, देखो एक तो समुद्री क्षेत्र से दूर है ये, पहली बात। दूसरा ये क्या है, सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है, यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, तो इसलिए क्या पाई जाती है, विषम जलवायु। अब मैंने आपको कल बताया था विषम जलवायु क्या होती है, आप याद करिए अच्छे से और कमेंट के माध्यम से बताइए विषम जलवायु क्या होती है। अब देखो मैंने जलवायु बता दी, तो जैसे इसमें छुपा है जल, तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल से तो क्या होगी, वर्षा। तो हम लिखेंगे औसत, औसत वर्षा कितनी होती है, तो कितने से कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो देखो इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, आपको ये याद रखना है। जो मालवा के पठार में वर्षा होती है, यहाँ पे भी वही वर्षा होती है, और कम होती है। मध्य प्रदेश सबसे कम वर्षा होती है भिंड, गोहद में। ठीक है दोस्तों, औसत वर्षा आ गया। अब वर्षा आ गया तो क्या आएगी, देखो ऊपर से पानी गिरेगा तो कहाँ बहेगा वो, नीचे। नीचे किस में बहेगा, नदियों में तो बहेगा, तो प्रमुख नदियाँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये पढ़ते चलना है। कि इससे क्या होता है, हमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमें याद नहीं रखना पड़ते, बिल्कुल भी याद नहीं रखना पड़ते हैं। इसलिए इसी क्रम से आप जब लिखोगे तो आपको क्या रहेगा, सारी चीज़ें याद रहेगी अच्छे से, आपका सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगी, वो फिट हो जाएगी। अब देखो मैंने प्रमुख नदियाँ भी बता दिया, तो क्या होगी अब, प्रमुख नदियाँ। फिर आ जाएगी प्रमुख मिट्टियाँ, सतह की बात कर रहे हैं हम, प्रमुख मिट्टियाँ। तो प्रमुख मिट्टियाँ लिखेंगे कि कौन कौन सी मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती है, प्रमुख मिट्टियाँ हो गई। फिर देखो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, 10वां पॉइंट। अब मैंने देखो प्रमुख मिट्टियाँ बता दी, तो क्या होगी, प्रमुख फसलें, किस प्रकार की यहाँ फसलें होती है, जल आ गया, तो प्रमुख फसलें कि कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे। अब जब प्रमुख फसलें मैंने बता दिया है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रमुख वन, कि यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं। अब मैंने वन बता दिया, तो उसके बाद बताएंगे हम खनिज, कि यहाँ पे किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब मेरे पास कृषि आ गई, वन आ गया, खनिज आ गया, तो क्या आ जाएंगे, इन पे आधारित क्या आ जाएंगे, उद्योग। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, उद्योग। और फिर अंत में क्या लिखूँगा मैं, प्रमुख पर्यटन केंद्र, कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है घूमने की। जैसे कि मुरैना में क्या है, 64 योगिनी मंदिर, जिसकी संरचना को जो भारत का जो पुराना संसद था उसकी वास्तुकला यहीं से ली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे जैसे श्योपुर में पालनपुर कुनू वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बस ये लिख देंगे हम और विशेष पॉइंट डाल देंगे। विशेष पॉइंट में क्या डाल देंगे हम, जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो फैक्ट हम यहाँ पे डाल देंगे अन्य करके। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको रफ करता हूँ, तो आप देखना है इसको अच्छे से। अब इसको देखना अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि जब भी हमें किसी की भी उत्पत्ति बताना होगी तो कैसे हम उसकी उत्पत्ति बताएंगे।
ये हम उत्पत्ति इसकी बताएंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। थोड़ा सा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना आप, थोड़ा सा इस मैप को मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैप था हमारा। अब देखो ये मालवा, ये मध्य प्रदेश से पूरा है, तो मध्य प्रदेश को हमने कितने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। ये जो मालवा वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जिसे मालवा वाला क्षेत्र है ये, तो मैंने बताया था ये वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, इस क्षेत्र का, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण वो हुआ है डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। किससे हुआ है? डक्कन ट्रेप की चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? डक्कन, डक्कन ट्रेप की चट्टानें। डक्कन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि अगर आपने भारत का भूगोल पढ़ा होगा तो उसके अंदर पढ़ा होगा डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप की चट्टानें, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये क्या है? डक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है। क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ? लावा से हुआ है। तो लावा से निर्माण होने के कारण इसको क्या बोला? डक्कन ट्रेप की चट्टानें। और डक्कन ट्रेप की चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों का। ठीक है, और बेसाल्ट चट्टानों से बनती है काली मिट्टी। तो जहाँ पे भी डक्कन ट्रेप की चट्टान आएंगी वहाँ क्या आ जाएगी? काली मिट्टी। ये डक्कन ट्रेप हो गया। जैसा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लॉजिक। फिर जो इधर वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इसका निर्माण हुआ है नीस आग्नेय आग्नेय चट्टानों का ही एक रूप है जिसको हम नीस बोलते हैं। नीस चट्टान है, ये आग्नेय चट्टानों का परिवर्तित रूप है नीस। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किससे हुआ है, तो नीस चट्टानों से हुआ है। रहेगी दोस्तों याद, बात आपको याद। फिर जैसे ये इधर वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये इधर वाला क्षेत्र, ये इधर रिवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, तो इसको बोलते हैं विंध्यशैल समूह। क्योंकि यहाँ पे विंध्यन श्रेणी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी है? यहाँ पे देखो, आपको पता है, यहाँ से यहाँ लगा कर विंध्यन श्रेणी है। तो ये जो आएगा ना, ये वाला भाग, इसको भी हम विंध्यन श्रेणी के अंदर ही रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? ये विंध्यनशैल समूह, विंध्यनशैल समूह। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये विंध्यनशैल समूह आ गया यहाँ पे। तो ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला भाग है ना, इसका निर्माण भी डक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ। तो कभी भी हमसे पूछेगा तो हम इधर वाले क्षेत्र को क्या बताएंगे? इसका निर्माण किससे हुआ? डक्कन ट्रेप की चट्टानों से। और इधर जितना भी निर्माण हुआ, किससे हुआ है इनका निर्माण? विंध्यनशैल समूह, विंध्यनशैल समूह की चट्टानों के अपक्षय अपवर्तन से। रहेगी बात आपको यार। थोड़ा स्पेसिफिकेशन कर दिया उसके अंदर। जैसे ये जो आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान का ही परिवर्तित रूप क्या है? नीस। तो इससे इसका निर्माण किससे हुआ है? नीस से। तो इधर आसपास में जितने भी क्षेत्र हैं उससे रिलेटेड चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। अब हम एक एक करके जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट आप रुकिए। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? स्थिति कि जो मध्य भारत का पठार है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में, या मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। देखो इतना सा पॉइंट लिखा मैंने, पूरा नहीं लिखा है कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में। सिर्फ हम मध्य भारत के पठार की बात करें तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में। मैं आपको पूरा इसी प्रकार का फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको सीधा एग्जाम में जाके छाप के आना है। कुछ भी इसमें फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। वह इतना से लिख दे। और भी लिख सकते हैं। देखो एक और चीज़ मैंने बताई थी कहाँ पे स्थित है। एक तो मैंने मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बता दिया। मैं ये भी तो बता सकता हूँ कि बघेलखंड के पठार के पश्चिम में, बघेलखंड खंड के पठार के पश्चिम में और देखो मालवा की पठार के कहाँ पे आ रहा था? उत्तर में। तो मालवा की पठार के उत्तर में लिख लोगे आप। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास पॉइंट ज़्यादा नहीं है तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मालवा के पठार के उत्तर में। इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा, अच्छा आपको बुंदेलखंड का पठार भी पता है, आपको बघेलखंड का
आपको बुंदेलखंड का पठार भी पता है और आपको मालवा के पठार भी पता है कि मालवा का पठार कहाँ पर है। इसी के रिस्पेक्ट में हम बता सकते थे स्थिति कि मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है। ठीक है, मैंने ये बता दिया स्थिति। फिर देखो अगला पॉइंट क्या आएगा, अक्षांशी विस्तार कि किन किन अक्षांशों के बीच में। तो देखो ये जो डाटा है आपको याद रह जाए, अच्छी बात है, पढ़ लेना, और ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अक्षांश विस्तार कितने डिग्री के बीच में। तो 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट कैसे लेंगे अक्षांश विस्तार, यहाँ से लेंगे नीचे से ऊपर तक। फिर कितना है 74 डिग्री 50 मिनट से गुण 70 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। कल मैंने समझाया था आपको, और अगर एक बार और देख लेते हैं हम कैसे है ये। अगर ये मैप में हम देखेंगे, 2 मिनट आप मैप में एक बार फिर से देख लीजिए। मैं मैप बना देता हूँ आपको। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। तो ये मध्य भारत का पठार मैंने बताया अभी आपको। यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये मध्य भारत का पठार मैंने बताया आपको यहाँ से कि ये मध्य भारत का पठार है। ये मध्य भारत का पठार है। ये मध्य भारत का पठार, ये सॉरी यहाँ पे ये रहा मध्य भारत का पठार। अब देखो इसकी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार मैंने बताया। तो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या हुआ इसका कि यहाँ पे कितने अक्षांश है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो उसने बोला है 24 डिग्री और 0 मिनट, और कितना है नॉर्थ लेटीट्यूड, ये नॉर्थ ही है। आप ऐसा बोलोगे ये तो देखो मध्य भारत के पठार के तो दक्षिण में होना चाहिए, साउथ लेटीट्यूड होना चाहिए, नहीं, नॉर्थ लेटीट्यूड किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, पृथ्वी के उत्तर में है, इसलिए इसको नॉर्थ लेटीट्यूड बोलते हैं। कहाँ तक जाता है नॉर्थ लेटीट्यूड, 90 डिग्री तक। रही बात आपको याद, तो ये देखो कहाँ तक है, ये 26 डिग्री तक है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ऊपरी बिंदु यही है। तो 26 डिग्री 48 मिनट तक है ये। फिर इधर जैसे इधर आएगा ये देशांतर आएगा, तो ये पूर्वी देशांतर कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इसको, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो कहाँ तक है देखो ये यहाँ तक है, तो कितना आ जाएगा 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये इस टाइप से इसको अक्षांश विस्तार बोलते हैं कि किन किन अक्षांशों के ये बीच में। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो अक्षांश विस्तार मैंने बता दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्षेत्रफल, कि किसका क्षेत्रफल कितना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हमने ऊपर देख देख के बताना है, हमें स्थिति बता दी, अक्षांश विस्तार बता, क्षेत्रफल कैसे बताएंगे कि मध्य प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग देखो 10.7%, 10.7%, ये आपको जरूर याद रखना है डाटा। अब देखो इसके बीच में मैंने उसका क्षेत्रफल नहीं लिखा है, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से हमें याद नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट डाटा है। तो इसलिए सिर्फ हमें कितना याद रखना है कि जो मध्य भारत का पठार है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 10.7%। अभी मैं सारे जितने भी पठार उनके डाटा भी आपको बता दूंगा कि किसका कितना परसेंट डाटा और कैसे याद करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी ये जितने भी भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। रहेगी बात आपको याद, ये पॉइंट बना लोगे आप। फिर देखो मैंने क्या बताया, क्षेत्रफल बताते हैं तो हम संबंधित प्रमुख जिले बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि इस मध्य भारत के पठार में कौन कौन से हैं। तो जब भी आप भूगोल पढ़े तो एक बार क्या करिए, आप फिजिकल मैप को देख लीजिए और एक बार क्या देख लीजिए पॉलिटिकल मैप को, कि कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा संभाग कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की सीमा कहाँ पर किससे लगती है। इससे क्या होता है, हमारे जो 50% डाटा होगा वो तो ऐसे ही याद हो जाए। देखो ये पॉइंट आराम से याद हो जाएगा। कहाँ पे देखो भिंड, मुरैना, श्योपुर, देखो नीमच जरूर याद करना है कि इस मध्य भारत की पठार में नीमच भी आता है, ये याद रखना आपको। बाकी ग्वालियर, शिवपुर ये तो बता ही दोगे आप। रहेगी बात आपको याद, ये ऐसी ऐसी डंडी जरूर लगाना आप। फिर देखो अब बताएंगे हम निर्माण। तो देखो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ऐसे पॉइंट वहाँ पे लिख के नहीं आना है, आपको सिर्फ इमेजिनरी करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ताकि आपको याद रहे। ऐसे बुलेट पॉइंट में ही लिख के आना है आपको। तो निर्माण देखो, अब देखो इसका निर्माण किससे हुआ, तो देखो अभी मैंने बताया कि किससे हुआ। देखो तो इस पठार का निर्माण, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट निकलना विंध्यशैल समूह के अपक्षय अपरदन से। एक तो विंध्यशैल समूह हो गया, विंध्यशैल समूह क्योंकि इसके अंदर विंध्यशैल समूह मैंने बताया ना, विंध्यन श्रेणी है उधर।
एक बिंदु से जल सम हो गया। दूसरा ये जो मध्य भारत का पठार, इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से। तो डायरेक्ट लिख दिया उसने नदियों के निक्षेप से, नदियों के निक्षेप नहीं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। अवसाद मतलब नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, वो बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर सब लाती है, उसको हम बोलते हैं अवसाद। तो अवसादों को बिछा दिया उसने, निक्षेप का मतलब होता है ना बिछा देना, अवसाद। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से। कितना आसान है इसको बताना, क्योंकि ये जो मध्य भारत का पठार है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। नाम ही छुपाई देखो, जलोढ़ मिट्टी, रहेगी बात आपको। अब देखो मैंने नीचे की जो हमने देखा था वो ऊपर की बात कर ली, उसके अंदर की बात कर ली। अब उसके क्या करेंगे हम, वायुमंडल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, वायुमंडल की बात करेंगे हम। अब देखो वायुमंडल में क्या है, सबसे पहले हम उसको बताएंगे जलवायु। किसी जलवायु पाई जाती है, तो देखो मैंने अभी बताया था इधर ये जो मध्य भारत का पठार, इधर किसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब क्या होता है, देखो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी, ये मर्म लिखा है, मर्म नहीं है, क्या है, गर्मी, कि ग्रीष्म ऋतु में और ज़्यादा गर्मी लगती है उधर, और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड या अत्यधिक ठंडी पाई जाती है। नहीं, विषम का मतलब उल्टा हो रहा है। देखो सब में क्या होता था कि ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म था, मतलब मानव के रहने के लिए बहुत अच्छा है। शीत ऋतु ठंडी में कम ठंडी है, मतलब मानव के रहने के लिए सबसे अच्छा था। इसलिए फाइन ने क्या कहा था, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वोत्तम जलवायु। किंतु यहाँ पे कैसी जलवायु है, विषम जलवायु। और फिर आप ये भी देख सकते हो कि जो मध्य भारत का पठार कहाँ से लगता है, ये राजस्थान से लगता लगता क्षेत्र है, और इधर क्या रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। इसका लश्कर का मैदान भी पाया जाता है। तो रेत क्या होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जल्दी, जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी ठंडी होगी, जो चीज़ जितनी देरी से गर्म होगी उतनी देरी से ठंडी होगी। तो एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है। फिर देखो जल की बात आ गई, तो देखो वर्षा आ गई। तो इस क्षेत्र में भी कितनी वर्षा पाई जाती है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर। ये जरूर याद रखना, जब भी किसी भी डाटा के सामने जब भी आप कोई चीज़ लिखो तो लगभग लगा दो। क्यों लगा दो लगभग, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा ही हो। लगभग का मतलब इसके बीच में, लगभग इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जब भी डाटा लिखो इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग। देखो इसी को बोलते हैं कला। देखो मैंने लगा दिया लगभग, जरूरी नहीं कि इसके बीच में हो, पर हमने क्या लिख दिया, लगभग। और यहीं पर लिखा है बीच में अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। ये स्पेशल पॉइंट लिख दिया मैंने ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, अब देखो वर्षा हो गई तो क्या आ जाएगी, देखो प्रमुख नदी। मैंने देखो अभी इसी क्रम में आपके सारे पॉइंट जमवाए हैं जिस क्रम में मैंने आपको कल बताए थे। देखो प्रमुख नदियाँ आ जाएगी। प्रमुख नदियों नहीं है, नदियाँ है, प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियाँ इस मालवा के पठार मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी, देखो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ पाई जाती है। तो ये क्या है, जब हम प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना तभी हम मेंस अच्छा सा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं पहले एक बार ऊपर ऊपर, फिर हम मेंस पढ़ते हैं। तो क्या होती है, उससे चीज़ें समझना आसान होती है। अब देखो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे बहती है नदियाँ। मैप ही गायब हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ मध्य भारत का पठार बना देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मध्य भारत का पठार मैंने बना दिया इधर। अब देखो यहाँ से निकलती चंबल नदी, ये यहाँ से चंबल नदी ऐसे बहती हुई ये इधर जाती है श्योपुर में। तो सबसे प्रमुख नदी है चंबल नदी, और चंबल नदी इस क्षेत्र में क्या बनाती है, भेड़ का निर्माण करती है। तो देखो एक तो चंबल नदियों की कौन कौन सी नदी बह रही, चंबल नदी। तो इधर ही चंबल नदी में आप इधर देखो तो एक सिंध इधर पार्वती नदी बहेगी एक इस टाइप से। फिर इधर ही पास में एक काली सिंध नदी बहेगी। यहाँ से एक नदी बहती है जिसको हम सिंध नदी बोलते हैं। सिंध अलग है, सिंधु नदी ऊपर भारत में बहती है वो अलग है। ये सिंध है, सिंध नदी, काली सिंध। देखो यहाँ पे चंबल, पार्वती, काली सिंध और सिंध प्रमुख प्रमुख नदी है। ऐसे तो बहुत सारी नदी बहती है। एक यहाँ पे देखो श्योपुर में शिव नदी बहती है, क्यारी नदी बहती है। जो प्रमुख नदी है वो लिखना है हमें, रहेगी बात आपको याद। ठीक है, फिर से हमारे पॉइंट पे आते हैं हम। तो प्रमुख नदियाँ हमने बता दी, प्रमुख नदियाँ हमने बता दी। देखो ये प्रमुख चंबल, पार्वती, काली सिंध और सिंध, ये चार नदी हमें याद रखना है, आदि कर देना है। क्या करना है, आदि। फिर देखो नदी आ गई तो हमने क्या बताया था, प्रमुख मिट्टियाँ कि प्रमुख कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती। तो ये जो मध्य भारत का पठार है यहाँ पे देखो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। क्यों पाई जाती जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इस मध्य भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से।
तो नदियों द्वारा लाएगा अवसाद है, तो अवसाद क्या होते हैं, पानी से नदियाँ क्या करती है, अपने पानी में क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, उसी मिट्टी को क्या कर देती है, बिछाती रहती है। इसलिए ये इसी इसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जल से ओढ़ दी गई मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियाँ हर साल यहाँ पे नई नई मिट्टियाँ लाएगी, तो नई नई मिट्टी क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल होगी, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, पोषक तत्व होंगे। तो ज़्यादा मिट्टी होगी तो ज़्यादा क्या मिलेंगे उसके अंदर, न्यूट्रिशन, तो फसल भी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि फसल को क्या चाहिए, सारे न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक तो जलोढ़ मिट्टी और एक लिखा है कछारी मृदा। इसी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है कछारी मृदा। कभी कभी यहाँ पे चिकनी मिट्टी भी लिखा रहता है, तो चिकनी मिट्टी भी इसी का नाम है, चिकनी मिट्टी। ठीक है, रहेगी बात आपको याद। अब देखो मिट्टी आ गया, तो मिट्टी से रिलेटेड क्या कर लेंगे हम, प्रमुख फसलें, कि इस क्षेत्र में कौन सी फसलें होती थी। तो देखो इस क्षेत्र में कौन सी फसलें होती, सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो मध्य भारत का पठार, इसको बोलते हैं हम सरसों की हांडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होता है, मध्य भारत के पठार में। तो देखो प्रमुख फसलें में सबसे पहले हमने लिखा है सरसों और गेहूँ। ये ऐसी फसलें हैं जो हर जगह हो जाएगी, गेहूँ की ऐसी फसल है हर जगह होती है। देखो तो सरसों, ज्वार, गेहूँ, ये क्या है, प्रमुख फसलें। तिल भले ही आपको याद नहीं रहे, पर ये चीज़ जरूर याद रखना। अब देखो हमने प्रमुख फसलें बता दिया, मिट्टी आएगी, देखो मिट्टी आ गई, प्रमुख फसलें आ गई। इसी मिट्टी पे तो वन उगते हैं, देखो तो प्रमुख वन बताएंगे। अब देखो इस क्षेत्र में क्या है, देखो मैंने अभी बताया था, ये क्या है, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। तो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, कटीले वन, कांटे वाले वन। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे कांटेदार वन उगते हैं। क्यों कांटा, क्यों पेड़ अपने ऊपर कांटे क्यों उगाता है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो एक पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, मान लो पेड़ है, अब इस पेड़ की पत्तियाँ होगी, तो अगर इस पेड़ के पास बहुत सारा पानी होगा तो ये पेड़ हरा भरा होगा, हरा भरा होगा मतलब इसके अंदर नई नई पत्तियाँ होगी। तो पत्तियाँ क्या होती है, ऐसा मान लीजिए ये पिता है ये पेड़, और ये क्या है, इसके बच्चे। तो पिताजी के पास जितना पैसा होगा बच्चे उतना ही तोड़ाएंगे, तो पेड़ के पास जितना पानी होगा ये पत्तियाँ उतना ही पानी उड़ाती है। पानी कितनी क्या करती है, पत्तियों का काम है उत्सर्जन करना, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन करना, ये दो काम है पत्तियों का। आई बात समझ में आपको। तो क्या होगा, अगर मान लो इसके पास पानी नहीं होगा, तो अब ये पेड़ क्या पत्तियाँ उगा सकता है। अब ये पेड़ कहेगा कि इन पत्तियों को कि आप गिर जाओ, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पानी का वाष्पोत्सर्जन कर रहे हो, पानी को क्योंकि पानी की मेरे पास क्या है, शॉर्टकट। इसलिए आप ध्यान रखना अपने भी जीवन में कि आप अपने पिता के ऊपर कभी भी बोझ मत बनना, नहीं तो पिताजी कहेंगे बेटा जा अपना गुजारा बसा कहीं और जाके कर। इसलिए अपने पिता की क्या करना है, आपको सहायता करना है, मदद करना है उनकी, ना कि उनके ऊपर डिपेंड रहना है कि नहीं आप तो मेरे पिता हो, आप तो मुझे ये चीज़ ला के दो। नहीं, आप कमा के दिखाओ उनको। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करेंगे, अब ये पेड़ क्या करेगा, इन पत्तियों को गिरा देगा, क्योंकि क्या होता था, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता था। ये पत्ती मान लो, ये पत्ती इस टाइप से, ये पत्ती, इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ से पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो अब इन पत्तियों की जगह क्या उग जाएंगे, अब कांटे उग जाएंगे, क्योंकि अब कांटे अगर वहाँ पे उग गए तो पानी का उत्सर्जन होगा क्या, नहीं। तो इसलिए कटीले वन पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको कटीले वन क्यों पाए जाते हैं, तो आप याद रखना अच्छे से। तो दो दो चीज़ों से ही क्या होता है, ये हटा देता हूँ मैं। तो प्रमुख वन समझ में आ गया आपको, कौन से पाए जाते हैं। तो प्रमुख वन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शुष्क कटीले वन, या शुष्क कटीले, या इसको शुष्क बोलो या कटीले एक ही बात है। शुष्क या कटीले पर्णपाती, पर्णपाती का मतलब जो ऐसे वन जो पत्ते अपने गिरा देते, तो पर्णपाती वन पाए जाते। जैसे जैसे खेर, बबूल, बबूल का पौधा तो आपने देखा होगा, पलास आदि पाए जाते हैं। इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, एक ही पॉइंट में आपको इसको लिख देना। अब देखो मेरे पास क्या आ गई, प्रमुख फसलें आ गई, वन आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रमुख खनिज, कि इस मिट्टी में जो मिट्टी है, इस मिट्टी में फसल हो गई, इस मिट्टी में क्या हो गया, वन हो गया। अब इस मिट्टी में खनिज भी तो होंगे, तो प्रमुख देखो खनिज। तो इधर कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो एक देखो चीनी मिट्टी बोलते हैं इसको, चीनी मिट्टी, जिसे जो कुम्हार लोग जो बर्तन वर्तन बनाते हैं ना, इसी चीनी मिट्टी के बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी का उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, खनिज। फिर एक बलुआ पत्थर भी इधर बहुत पाया जाता है, चूना पत्थर, अभ्रक आदि, ये प्रमुख क्या है, खनिज। आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी। वो कॉमन है, देखो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये हर जगह पाए जाते हैं कहीं ना कहीं। बलुआ पत्थर तो हर जगह पाया जाता है लगभग लगभग। प्रमुख खनिज हो गया। अब ये देखो तीन चीज़ आ गया मेरे पास, फसल आ गया, वन आ गया, खनिज आ गया। तो इन्हीं के आधार पे तो क्या लगते हैं, उद्योग है। तो प्रमुख उद्योग, तो मैंने बताया था ना आपको, उद्योग को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, वन आधारित उद्योग कौन से हैं, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं। तो जैसे मालनपुरी भिंड है,
ये क्या है, एक औद्योगिक क्षेत्र, या डायरेक्ट हम इसे लिखते हैं जैसे मालनपुर, तो मालनपुर एक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे क्या बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने, एक मेगा फूड पार्क। ये मालनपुर मोस्ट इंपोर्टेंट एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। फिर ये बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है मुरैना में, ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली फैक्ट्री थी, बानमोर मुरैना फैक्ट्री। फिर यहाँ पे ग्वालियर वाले क्षेत्र में ही क्या है, दिया सिलाई उद्योग भी यहाँ पे, ये याद करना, ग्वालियर आदि। बस 3-4 पॉइंट आपको याद करना है। ये सब सारी चीज़ें हमने प्रीलिम्स में पढ़ी है, किंतु इसका उपयोग हम मेंस में कैसे करें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंस में कैसे करना है। ये प्रमुख पॉइंट बना दिया, और जो प्रीलिम्स में हमने जो फैक्ट पढ़े थे वो बस यहाँ पे हमने लगा दिया, सिस्टमेटिक बना दिया उसको हमने बस। फिर देखो उद्योग आ गए, अंत में क्या बचा हमारे पास, प्रमुख पर्यटन केंद्र, मतलब ये जो क्षेत्र, इसमें कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र होंगे। तो देखो ग्वालियर का किला, ये बहुत ही फेमस है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर। एक तो जिब्राल्टर कहाँ पे है, भूमध्य सागर में, तो ये पूर्व का जिब्राल्टर, क्योंकि जो भूमध्य सागर उसके पूर्व में आता है भारत, इसलिए ग्वालियर के किले को क्या बोलते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। ये ग्वालियर के किले के अंदर ही बहुत ज़्यादा पर्यटन केंद्र है। इसके अंदर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहीं पे देखो आपको दिखेगा सास बहू मंदिर, गुजरी महल, ग्वालियर 64 योगिनी मंदिर, ये मुरैना में आएगा। ये ग्वालियर में, ग्वालियर का किला, सास बहू मंदिर, गुजरी महल, ये कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। कभी आपसे कोई पूछ लेते कहाँ पे है, ये ग्वालियर में। 64 योगिनी मंदिर को पूछेगा तो ये कहाँ पे है, मुरैना में, मुरैना। और मुरैना का ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसकी जो वास्तुकला, इसकी जो डिजाइन थी वो कैसी थी, इसकी डिजाइन ऐसी गोल गोल। तो हमारा जो संसद भवन है, हमारा जो संसद भवन है, संसद भवन की अगर आपने पुराना संसद भवन देखा होगा आपने भारत का, दिल्ली में, तो वो भी ऐसे गोल गोल बना हुआ खंबाकार, 64 योगिनी, मतलब 64 खंबे लगे इसके अंदर, इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अंत में क्या बचता है, ये सारे पॉइंट बना दिए मैंने। अंत में क्या बचते हैं, विशेष पॉइंट, कि जो क्या हो गए हम उनको बता सकते हैं, कि विशेष पॉइंट में क्या बताएंगे हम, कि ये क्या है, विशेष पॉइंट जो हमने प्रीलिम्स में पढ़े हैं। तो देखो विशेष पॉइंट में क्या क्या बताया हमने, देखो कितना एक मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं इसको हम, कि ये लिखने से आपका इंप्रेशन और बढ़ेगा। तो देखो मध्य भारत के पत्थर ना हो गए पठार है, देखो कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है लिखने में। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। इसको क्या करना, अंडरलाइन, जो प्रमुख पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे हम, अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ हमने क्या लिखा है। क्या बोलते हैं मध्य भारत के पठार को, सरसों, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा सरसों यही होता है। फिर देखो ये यहाँ क्या है, भेड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र। भेड़ क्या होता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे, जैसे ये जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी इधर बहती है इसे, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ढलान होने के कारण। और दूसरा ये क्या है, ये राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, बालू। तो जो नदी होगी वो क्या करे, इस बालू को बहुत ही आसानी से बह के अपने साथ ले जा सकती है। तो बालू है ना, तो यहाँ पे वन है ताकि इस बालू को पकड़ करके, तो ये नदी ने क्या करे, यहाँ पे 20-20, 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे कर रखे हैं। इसी को बोलते हैं बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। और डाकुओं की क्या बोलते हैं, इसको शरण स्थली भी बोलते हैं। क्योंकि जितने चंबल में डाकू ज़्यादा क्यों होंगे, क्योंकि उनको छिपने की जगह मिल जाएगी, यहाँ पे आराम से छिप सकते हैं यहाँ पे उसको। और इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं, उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कवर हो गया है, मध्य भारत का पठार। तो मैं मानता हूँ अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो एमपीपीएससी में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, क्या है एक चीज़ और, जैसे कि अगर मान लो यही प्रश्न, मध्य भारत के पठार की भौगोलिक विशेषता लिखिए और आपसे आ जाए 7 नंबर में, मतलब 7 नंबर में लिखिए, आप छोटा प्रश्न लिखिए, मतलब 9 से 10 लाइन में लिखना है। तब आपको क्या करना है, तब आपको ये बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है। तब आपको देखो मैं बताता हूँ, तब आपको सिर्फ एक पॉइंट तो ये लिखना है, स्थिति बताना है। टू द पॉइंट लिखेंगे हम। देखो स्थिति मैंने बता दी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें या तो ये याद रहेगा, ना ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कितने क्षेत्र है, ठीक है। संबंधित प्रमुख जिले लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम साइड में क्या बना देंगे, एक छोटा सा मैप बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। मैंने मैप बनाया ना, मैप बनाना, अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो मैप बनाना। तो मैप बनाने के 2 फ़ायदे, एक तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने मैप बनाया, इसका मतलब आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे। और जैसे आपने मैप बनाया तो आपको भी लिखने में आसानी होगी, क्योंकि उसी मैप को देख देख के तो पॉइंट बनाया मैंने। देखो कुछ भी याद करने की आवश्यकता है क्या आपको, नहीं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा आपको जीवन भर याद रहेगा ये। तो क्या करना है, ये प्रमुख क्षेत्रफल लिख देना, ये है। संबंधित प्रमुख जिले लिखने की आवश्यकता नहीं, क्या कहाँ बना देंगे, इस मैप में ही हम दिखा देंगे कि कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका निर्माण। तो देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी को एक ही पॉइंट में लेके आ जाएंगे, बस निर्माण क्या लिखेंगे, विंध्य शैल समूह व
नदियों के निक्षेप से। विंध्य जो सेल्स है उसके अपर्दन से, अपर्दन मतलब इन चट्टानों के टूटने से, और नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से। एक ही लाइन में खत्म करना है। देखो तीसरा पॉइंट ये हो गया मेरा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे जलवायु, तो जलवायु में लिखेंगे विषम जलवायु, और ब्रैकेट में कर देंगे अर्थात करके कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी। एक पॉइंट ये खत्म कर देंगे। औसत वर्षा बता देंगे यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग, और ब्रैकेट में बस इतना सा लिख देंगे लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में डाल देंगे अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। फिर यहाँ पे लिख देंगे प्रमुख नदियाँ, ये छठा पॉइंट हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख देंगे मिट्टियाँ, प्रमुख मिट्टियाँ, प्रमुख फसलें लिख देंगे, ये आठवां पॉइंट हो गया। कौन कौन सी फसलें होती हैं यहाँ पे, बस इतना भी लिख देंगे ना। प्रमुख भौगोलिक विशेषता है तो हमारा, क्योंकि प्रमुख वन क्या है, शुष्क कटिले वन को, क्योंकि वन कोई महत्वपूर्ण उत्पाद तो है ही नहीं यहाँ पे कि प्रमुख वन लिखे हम। प्रमुख खनिज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, प्रमुख उद्योग भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख पर्यटन के लिए अब एक पॉइंट हमारे पास बचा है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो मध्य भारत के पठार की खास बात है क्या है कि इसे क्या कहते हैं, सरसों की हांडी। ये हमें लिखना जरूरी है क्योंकि इसकी पहचान है। तो 9वां पॉइंट आ जाएगा। तो कैसे लिखना है 7 नंबर में, आपको आगे समझ में बात, आपको ऐसे लिखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार।